नमस्कार विद्यार्थियों। दीपावली की छुट्टियों के समय हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए थे। बीच में हमारी चुनाव ड्यूटी भी थी, तो कुछ वीडियो आपको नहीं मिले होंगे। एक बार पुनः हम वीडियो की श्रृंखला को शुरू करते हैं और अब हम इन वीडियो की संख्या को बढ़ाने का भी वादा करते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, विशेष रूप से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए। तो इस बीच जो समय गुजरा, उसी कड़ी को मैं आपको पुनः रिवीजन करवा देता हूँ एक बार कि हमने कहाँ ख़त्म किया था। हम बात कर रहे थे हमारे राजस्थान की जो भूगोल है, उससे पिछले सालों में कंपटीशन एग्ज़ाम्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आज भी हम उन्हीं प्रश्नों से पुनः शुरू करेंगे और उसके बाद हम पुनः सिलेबस पर लौट आएंगे। तो पिछली एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम वहीं तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम साक्षरता, जनसंख्या, राजस्थान की भूगोल से जैसे हम बात करें जलवायु या नदियाँ, ये जितने भी भूगोल के जितने भी चैप्टर्स हमारे बनते हैं, उन सब की बात हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। सीधे हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं, ये प्रश्न आपको आता भी होगा कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो सीधा सा उत्तर आपका हो जाएगा विषम कोण चतुर्भुज, पतंग के आकार की भी हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि राजस्थान में ज़िले कितने हैं और संभाग कितने हैं का युग्म बताइए। तो राजस्थान में ज़िले 33 हैं और संभाग राजस्थान में 7 हैं। ऐसे एक प्रश्न पूछा गया था कि बहुत सिंपल सा भूगोल के विद्यार्थी आपको जानना भी चाहिए, झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर की मैं आपको बता भी दूँ थोड़ी सी। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वारा की गई, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे राजस्थान का कश्मीर, फाउंटेन व माउंटेन का शहर, सैलानियों का स्वर्ग और पूर्व का वेनिस। तो ये इसके कुछ उपनाम और भी हैं। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या इसका अंतर पूछ लेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, या सीधा सीधा जैसे इसमें विस्तार ही पूछ लिया गया। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे ही एक प्रश्न आपको पहले भी पूछा गया था और वैसा ही एक प्रश्न और है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता हो। अंतर्राज्यीय का अर्थ है कि उसकी सीमा राजस्थान के साथ साथ अन्य जो हमारा राज्य है उसके साथ लगती हो, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि राजस्थान की सीमा जो है वो किसी दूसरे देश से लगती हो। और दूसरा देश राजस्थान की सीमा कौन सा बनाता है विद्यार्थियों, आपको पता ही है, पाकिस्तान। ऐसे दो ज़िले हैं। पहले वाले जो मैंने बताया था उसका उत्तर बाड़मेर हुआ था, चूँकि ऑप्शन में बाड़मेर ही होगा। और अब इसका उत्तर हो जाएगा गंगानगर, यानी कि दोनों ही ज़िले श्री गंगानगर और बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। सीमा से संबंधित ही एक और प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी कि राजस्थान की जो कुल लंबाई है सीमा की, वो तो है पता ही आपको 5900 लगभग। और जो 5900 लगभग जो हमारी कुल सीमा की लंबाई है, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये इसका उत्तर होगा 1070 किलोमीटर। कुल जो हमारी लंबाई है वो 5000, एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर लंबी रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है और 4850 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के 5 जो राज्य हैं उनके साथ हमारी स्पर्श करती है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं वो भी मैं आपको बता दूं, आप पुनः रिवीजन कर लें। उत्तर से अगर हम बात करें तो पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और अंतिम राज्य है गुजरात। ये 5 ऐसे राज्य हैं
जिनके साथ हमारी सीमा रेखा लगती है, और एक देश है और वो है पाकिस्तान। अब एक प्रश्न जो पूछा गया था पटवारी परीक्षा में भी और राजस्थान पुलिस की परीक्षा में भी, दो परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। शेखावाटी के किस भूभाग में चुन्नेदार अधः स्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? शेखावाटी के भूभाग में चुन्नेदार अधः स्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? और इसका उत्तर है जोहड़। अर्थात है शेखावाटी में जो जिन क्षेत्रों में पानी चुनने के स्तरों को हम अगर अनावर्त कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, उसके बाद पानी निकल आता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जोहड़। ऐसे ही एक शहर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वो भी आप जान लीजिए। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है विद्यार्थियों। पहला आपको पता ही है, जयपुर निर्विवाद रूप से, और दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। अब विंध्यन पठार का एक प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? और उत्तर है दक्षिण पूरब। राजस्थान के दक्षिण पूरब में विंध्यन पठार का विस्तार पाया जाता है। ये अगर हम जिलों की बात करें तो धौलपुर करौली से शुरू होकर के सवाई माधोपुर और उससे आगे जाता हुआ ये कोटा तक चला जाता है। ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये राजस्थान की सीमा के सहारे, अर्थात मध्य प्रदेश से जो हमारी सीमा बनती है वहाँ पर ये स्थित है, और ये चंबल इसके बाएं किनारे से होकर के तीवर डाल के सहारे निकलती है। अब एक प्रश्न पूछा गया था आरएस परीक्षा में, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? राजस्थान के शहरों के 4 नाम दिए गए थे उसमें, और सबसे निकट जो जिला मुख्यालय की भी हम बात कर लें पाकिस्तान सीमा के, तो उसका उत्तर होगा गंगानगर। गंगानगर जिला मुख्यालय जो है वो पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट स्थित हमारा शहर है। एक प्रश्न पूछा गया था, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है। रेगिस्तान में जब छोटा सा वायु का एक भंवर सा होता है, इसको हम चक्रवात का अत्यंत सूक्ष्म रूप कह सकते हैं, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? और इसका उत्तर होगा भभूल्या। भभूल्या आपने भी विद्यार्थियों देखे होंगे कि जब कभी ये हमारे गाँव में, हमारे घरों में, हमारे खेतों से होकर निकलते हैं तो इनके साथ साथ मिट्टी उड़ करके आती है, और हमारे जो वस्तु हल्की होती है वो भी इनके साथ होकर उड़ने लगती है, तो इसको हम कहते हैं भभूल्या। अंतरराष्ट्रीय राज्य सीमा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया आरएस परीक्षा में और जेल प्रहरी परीक्षा में। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है? और इसका उत्तर होगा पंजाब। पंजाब के साथ हमारी अंतरराज्यीय सीमा सबसे छोटी, और मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी हमारी अंतरराज्यीय सीमा है। एक प्रश्न हमारे राजस्थान से हटकर पूछ लिया गया था, भूगोल से संबंधित था, वो राजस्थान पर भी लागू होता है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, उत्तर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर विद्यार्थियों आप जानते हैं कि वर्ष के 12 महीने ही 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो यहाँ पर तापांतर न के बराबर पाया जाता है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम हटते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, चाहे उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तो तापांतर बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपको इसी संदर्भ में मैंने बताया कि राजस्थान में आपको कोई ये प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के किस क्षेत्र में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, तो इसका उत्तर आप अब समझ गए होंगे कि जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है, वहाँ पर तापांतर सबसे कम मिलेगा, और जो राजस्थान का सबसे उत्तरी हिस्सा है जिसके हम भी निवासी हैं, यहाँ पर तापांतर सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों का उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भूमध्य रेखा से दूर जैसे जैसे हम जाते हैं तो तापांतर में वृद्धि होती जाती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है?
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली की जब आप मानचित्र पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर की ओर ये बिल्कुल संकरी होती चली जाती है और अंत में जाकर विलुप्त हो जाती है। वैसे ही ये दक्षिण पश्चिम की ओर जब आप जाते हैं इसमें मानचित्र में, तो आप पाते हैं कि ये चौड़ी होती चली जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें आपको पता ही है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के राज्य पशु के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। राज्य पशु राजस्थान का पहले चिंकारा था और अब इसमें एक नया और जोड़ा गया है। क्या है वो विद्यार्थियों आप बताएं? ऊंट। ऊंट को भी अब राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। राज्य पक्षी की भी यहाँ हम बात कर लें तो राज्य पक्षी कौन है राजस्थान का? गोडाउन। गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है और लेकिन गोडाउन वर्तमान में राजस्थान में विलुप्त होने की कगार पर है। ये मात्र सैकड़ों की संख्या में ही रह गए हैं और ये भी सरकार ने इनको बचा करके यानी कि इनको संरक्षित करके रखा है अभ्यारण्य में, तब जाकर ये बचे हुए हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अरावली श्रेणियों की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम बताइए। पहली ऊंची चोटी यानी कि सर्वोच्च राजस्थान की पर्वत चोटी कौन सी आप जानते ही हैं? गुरु शिखर, जो हमारे सिरोही जिले में है। आपने गुरु शिखर आप गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आपको कभी ना कभी यहाँ पर जाने का, घूमने का मौका मिलेगा। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 1722 मीटर ऊंची है। और दूसरे नंबर की ऊंची चोटी जो इस प्रश्न में पूछा गया वो है शेर। ये शेर भी आबू पर्वत श्रृंखला में ही है, सिरोही में ही है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, यानी सबसे ऊंची 1722 मीटर और दूसरी ऊंची चोटी 1597। आजकल विद्यार्थियों अनेक ऊंची चोटियों के बारे में पूछ लिया जाता है, पहली दूसरी को अब बहुत कम पूछते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो राजस्थान की मुख्य मुख्य ऊंची चोटियाँ उन सब का ही जिक्र कर दूं ताकि आपको ऐसी समस्या भविष्य में ना आए। सबसे ऊंची गुरु शिखर 1722 मैंने बताया। शेर 2 नंबर की 1597। जरगा ये उदयपुर में है 1431 मीटर। अचलगढ़ ये सिरोही में है 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ हमारे पड़ोसी जिले सीकर में है 1055 मीटर। खोह जो है वो जयपुर में 920 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर। भरोच जो है वो अलवर में है 792 मीटर। तो ये मैंने कुछ मुख्य ऊंची पर्वत चोटियों के बारे में आपको बताया है, आप इनको याद कर लेना। अब एक मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछा गया। मिट्टियाँ अभी हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी क्यों है? क्योंकि हाड़ौती का पठार जो है वो दक्षिण के पठार का ही एक हिस्सा है और दक्षिण के पठार की रचना जो हुई है वो ज्वालामुखी के उद्गार से मानी जाती है और ज्वालामुखी उद्गार के कारण यहाँ की मिट्टी काली है। एक सूखा और अकाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, हमने पढ़ लिया था सूखे और अकाल को। प्रश्न ये था, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? राजस्थान में आप जानते हैं विद्यार्थियों की प्रत्येक 4-5 साल में 3-4 साल यानी कि लगभग आप यूँ मानिए कि हर दूसरे साल यहाँ पर अकाल पड़ता है। इसका आधारभूत कारण ये है कि राजस्थान की जो अरावली श्रृंखला है वो अरब सागर से आने वाली नमीयुक्त हवाओं को रोक नहीं पाती है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी समानांतर ही स्थित है। ये समकोण पर स्थित उन हवाओं के नहीं है। वो हवाएं भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और अरावली का विस्तार भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही ये पाई जाती हैं। तो हवाएं इनके सारे ही निकल जाती हैं, ये उनको रोक नहीं पाती हैं। एक प्रश्न और जो शुष्कता से संबंधित ही है, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंतता तीव्रता जिसको बोलते हैं वाले जिले कौन से हैं? तो शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं सबसे अधिक जैसलमेर, 2 नंबर पर है बाड़मेर। ऐसे ही एक प्रश्न जो अभी हमने बात करी थी अरावली पर्वत श्रृंखला के,
वैसा एक प्रश्न दूसरी परीक्षा में पूछा गया था, वो था थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतरता है वे हैं, यानी कि कौन सी पवनें हैं जो अरावली के साथ समानांतर निकल जाती हैं। आपको दो ऑप्शन मिल जाएं, एक अरब सागरीय मानसूनी हवाएं और दूसरा मिले बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं। तो उत्तर होगा अरब सागरीय मानसूनी हवाएं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं हैं उनके लिए तो हमारा अरावली पर्वत समकोण पर स्थित है, लेकिन वो बहुत दूर से आने के कारण यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी नमी की मात्रा ख़त्म हो जाती है। इस कारण से वो यहाँ पर बारिश करवाने में असमर्थ रहती हैं। और अरब सागरीय हवाएं नमी युक्त होती हैं, लेकिन चूँकि अरावली उनके समानांतर स्थित है तो वह उन हवाओं को रोक नहीं पाता है और वो भी बिना बारिश किए हुए ही आगे की ओर बढ़ जाती हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और इसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर कर्क रेखा पर स्थित हैं तो ये दोनों जिले 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, पोखरण किस जिले में स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। तो इस तरह से विद्यार्थियों, मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा पुनः हमारी पढ़ाई की ओर जोड़ने का प्रयास किया है। कल से हम पुनः हमारे सिलेबस की ओर लौटेंगे और तेज़ी से जितना भी सिलेबस हमारा बच गया है वे उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो के द्वारा हमसे पुनः जुड़ें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।